Hello everyone, I am Anand from Global Teachers Academy, and today I'll be giving you an overview of family law for UGC NET examination. And in this overview मैं आपको फैमिली लॉ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसमें सबसे पहले चीज़ हमें ये माइंड में रखनी है जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट फैमिली लॉ में हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर द हिंदू लॉ and the Muslim law. Hindu law and Muslim law. इस पे और ज़्यादा बात ट्रेन करेंगे. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. ये आपको इसको गो थ्रू अच्छे से करना है और मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम जिससे नहीं फेस करनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दैट हिंदू लॉ जो है that has two sources, ancient sources and the modern sources. Ancient sources of Hindu law, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है. So you can be asked in the examination what are the ancient sources of Hindu law. वो आ सकता है आपको in the sense like just try to match the correct order, try to have the correct link between the sources of Hindu law in the ancient sources. So we have to remember in Hindu law that Hindu law में 4 ancient sources है. P, Smriti, commentary, and the last one is custom. इसकी एक एब्रीविएशन है, आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी. सुप्रीम कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट एब्रीविएशन को हम एक्सटेंड करेंगे. कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एससी. लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे एसएसटीसी. तो ये एब्रीविएशन आप याद रखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. जो एंशिएंट सोर्सेज है, द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ यही है. एंशिएंट हिंदू लॉ सोर्सेज, these are the ancient Hindu law sources, should be commentary that custom SSTC. So आपको ये पूछ सकते हैं यहाँ पर दैट कहाँ पे एंशिएंट सोर्स है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इससे करेक्ट कर सकते हैं इसको. Coming to the first one, Shruti. What is Shruti? Shruti was considered to be an important ancient source of Hindu law, and these जो श्रुति है आप समझ लीजिए, these were those divine words थे ये which were spoken by God and they were understood by sages. And what was the divine word or the divine command जो कि ईश्वर ने दिया था, उसको हम मानते हैं परमात्मा के डिवाइन वर्ड या कमेंट्स को जो उसको श्रुति कहते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, स्मृति. स्मृति जो था ये सेजेस ने ही डेवलप किया था. दिस स्मृति यू हैव टू कनेक्ट इट विद श्रुति. कनेक्शन है, और कनेक्शन कैसे मैं आपको बताता हूँ. दीज वर द पार्ट्स ऑफ श्रुति विच वर रिमेंबर्ड बाय द सेजेस एंड दे ट्रांसलेटेड देम एट देयर ओन द स्मृतिज. सो श्रुति इज बेसिकली व्हाट इज हर्ड. व्हाट इज हर्ड मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हाट इज हर्ड एंड ये हर्ड कहाँ से हुआ था? फ्रॉम गॉड. And what is Smriti? What is understood and what is remembered? What is remembered? तो जैसे मैंने कहा था, और ये remembered जो लाइफ में मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका मतलब स्मृति है सेजेस का. जो साधु संत थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत था, बिकॉज उन्होंने जितना उनको रिमेंबर हुआ ऑफ सेइंग्स और सेजेस, जितना उनको श्रुति का रिमेंबर हुआ, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड करके डेवलप किया स्मृति को. तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ. थर्ड इज द थर्ड एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज कमेंट्री. सो व्हाट आर कमेंट्री? दीज आर बेसिकली द ट्रेडिशंस. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन जो किया था, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड कस्टम्स. श्रुति मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले, word from God. स्मृति अभी आपको एक्सप्लेन किया. What is remembered? The form of श्रुति होगी. And what are commentaries? Commentaries are basically
द ट्रेडिशंस जिनको एनलार्ज किया था, मॉडिफाई किया था, एंड वाई डिड वर दे अंडरस्टूड, दे वर ऑल्सो अंडरस्टूड, एनलार्ज एंड मॉडिफाइड एंड ट्रांसलेटेड ऑल्सो. क्यों इनको किया था? सो दैट these traditions can come in conformity with the public law and they are made applicable in the present day world. They should be fitted in the public law. So आज के ज़माने की कन्वीनियंस के हिसाब से इनको समझा गया कि भाई ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये ट्रेडिशन, एनलार्ज किया गया. एंड दे वर, why was this done? So that they could be fit into the public law and so that it could be in conformity with the present day law prevailing. तो ये मैंने आपको तीसरा सिग्निफिकेंस बताया है कि टू लॉ का सोर्स जो है कमेंट्री, उसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया. फाइनल सोर्स इज कस्टम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझनी है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. What are customs? These are, what is a custom? These are basically rules. और ये rules कौन है? कौन से rules है ये? Customs are, so basically customs are rules that are followed by a class. They are followed by people in a society, by a class, and they are followed at a large level in a district. इसी एरिया में आप कर रहे हैं, वो कोई प्रैक्टिस ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, वो कस्टम है. अब इसमें ये चीज़ हमें याद रखनी है दैट कस्टम्स जो है, जो कि फोर्थ एंशिएंट कोड ऑफ हिंदू लॉ है, इसका सिग्निफिकेंस भी देना पड़ता है. These customs are of various types. First is the family custom. Legal custom. Family custom, legal custom. And these customs have their own significance because they are followed since a very long time. And इसमें ये आपको पूछ सकते हैं, ये अक्सर पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. What are the requirements of a custom to be valid? आप कैसे कह सकते हो कोई कस्टम जो फॉलो हो रहा है वो एक वैलिड कंसेप्ट, वो एक वैलिड कॉन्सेप्ट है जो कि फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से? क्योंकि देखिए कस्टम्स जैसे फॉलो करते हैं इनका बहुत पुराना सोर्स है. ये भी एक और कैटेगरी है, जैसे मैंने को लीगल कस्टम बताया, फैमिली कस्टम बताया, एक और है हिस्टोरिकल कस्टम्स विच हैव बीन फॉलोड सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अब हम इसमें देखेंगे दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ कस्टम टू बी कॉल्ड वैलिड. सबसे पहली बात है वैलिड कस्टम्स के क्राइटेरिया. So there are some criteria, so I'm telling you that no ambiguity. Well, they should be according to the public policy, follow public policy. According to law. They should not at all be unreasonable. ये मैंने आपको अब वैसे काफ़ी सारे वैलिड कस्टम्स के क्राइटेरिया है, मैं आपको रफली कुछ बता रहा हूँ. फर्स्टली देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी. इन द सेंस ये कोई एम्बिगुअस नेचर का कस्टम नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से, उसका कोई बेस नहीं है. वैसी चीज़ को आप कस्टम नहीं कह सकते हो. जो बहुत ही वियर्ड चीज़ होगी, वो वियर्ड चीज़ें जो होती है वो कस्टम नहीं कहते. ये इसका वैलिड कस्टम का पैटर्न रेडी कर रहा है. सेकेंड था, इट शुड फॉलो द पब्लिक पॉलिसी. तो इट शुड बी, याद रखिए जब भी लॉ फॉर्मुलेट होता है, कोई भी हम लीगल चीज़ देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन कन्फर्मिटी विद द पब्लिक पॉलिसी. और ये क्यों होता है? इट शुड नॉट बी अ न्यूसेंस फॉर एवरीवन. ये मैं आपको रफली कुछ कस्टम्स के वैलिड कस्टम्स के क्राइटेरिया बता रहा हूँ.
तीसरा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसा कोई कस्टम, वैसे तो नॉन एम्बिगुअस ही होता है कस्टम, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती उसमें, बट ऐसा कोई कस्टम जो कि इलीगल है करना, जो कि एक जगह के लॉ को वायलेट कर रहा है, तो वो वैलिड कस्टम नहीं कहलाएगा, क्योंकि लॉ से बढ़कर कुछ है नहीं। और अगर कोई ऐसा बाई चांस कोई वियर्ड कस्टम है, कुछ है जो लॉ को इन्फ्रिंज कर रहा है, खराब कर रहा है, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड अ वैलिड कस्टम। इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, इट शुड हैव अ बेस, इट शुड हैव अ लॉजिक वेयर। ये मैंने हमको रफली बता दिया कस्टम्स के, वैलिड कस्टम्स के करने के लिए। फिर उसके बाद आफ्टर स्टडी मेक सारे कस्टम स्टडी किया, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, schools of law in Hinduism, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुइज्म में भी स्कूल्स है, इस्लाम में भी स्कूल है, स्कूल ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म या हिंदू स्कूल ऑफ लॉ। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम करेंगे। नीताक्षरा दया भागा, ये दो इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म, नीताक्षरा एंड दया भागा। So what is Mitaksara and what is Dayabhaga? Mitaksara में आप समझ लीजिए, it is basically a commentary, and it was based on the Mitaksara. It was identified as Mitaksara commentary. इसको आइडेंटिफाई किया गया था as a Mitaksara commentary, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, and it was basically based on Yajnavalika. इसका basis था, basis was Yajnavalika. Yajnavalika. It's based on Yajnavalika, and it was identified to be Mitaksara committee, and its basis was Yajnavalika, and it was a very ancient school of law, and it is applicable to all of India except for West Bengal and Assam. ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन जिसमें वेस्ट बंगाल और असम में ये नहीं। सेकेंड इम्पोर्टेंट स्कूल इज, और इसलिए ये चीज़ याद रखी पिनाक्षरम में, दैट इट वाज रिटन बाय विघ्नेश्वरा। ये पूछ सकते हैं आपसे, विघ्नेश्वरा, रिटन बाय विघ्नेश्वरा। रिटन बाय विघ्नेश्वरा, ये आपको पूछ सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट स्कूल जो इन है दयाभागा। दयाभागा वो बेसिकली आप याद रखिए रिफॉर्मिस्ट स्कूल था, इन रिफॉर्म वाला स्कूल था, और ये फंक्शन में कब आया? समवेयर इन 12th century। 12th century में ये पावर में आया था, एंड इट इज बेसिकली अ रिफॉर्मिस्ट। तो ये मैंने आपको स्कूल ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म बताया। उससे पहले मैंने आपको एंशिएंट सोर्सेज ऑफ लॉज इन हिंदू रिलीजन जो था, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। फिर अब इसमें हम देखेंगे दैट एंशिएंट सोर्सेज जो मैंने बताया था और हिंदू लॉ, फिर आप मॉडर्न सोर्सेज में जाएंगे। हम एंशिएंट सोर्सेज बताया, मॉडर्न सोर्सेज आप देख लीजिए। आपको एंशिएंट सोर्सेज के बाद मैंने बताया सीधा व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म। फिर है मॉडर्न सोर्सेज, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म। जो मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म है, सबसे पहला है लीगल proceeding. Second important modern सोलह हिंदू लॉ है precedents। अब इसको आराम से हम पढ़ते हैं, लीगल प्रोसेस आराम से करते हैं, इसको समझते हैं। इसको लीगल प्रोसीडिंग्स क्या था। सो दीज वर्ड्स, पहली बात है इसमें मॉडर्न रूल ऑफ हिंदू ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म कहाँ से आया, ये क्यों आया? बिकॉज अगर आपको एंशिएंट सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, देन मॉडर्न सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर जजिंग द स्कूल ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म।
modern version of law in legal proceedings क्या है? These are based on the consciousness of goodness, equity, जो कि बहुत ही moralistic concepts है, fair concepts, उन पर based है legal proceedings. Second है precedents. So precedents का क्या मतलब है? ये बहुत important है. What was said and decided by the courts. इसका मतलब ये है. What was said and decided by the court. Shit. तो एक और मीनिंग है इसका प्रेसिडेंट्स का. We like cases alike. तो इसका ये मीनिंग है जैसा कोई केस हुआ है, कोर्ट ने देखा है, तो उसमें जो डिसीजन लिया था वैसा ही आइडेंटिकल सिचुएशन अगर उस कोर्ट को हैंडल करना पड़ रहा है, वैसी नौबत आ रही है, तो जो उसने प्रीवियस टाइम पे जो डिसीजन लिया था, जो कहा था, उसी के बेसिस पर उसने नए केस में भी वही ट्रीटमेंट किया है मैटर का, वैसे ही उसको सॉर्ट आउट किया है. बिकॉज ही हैज डिसाइडेड द लाइक केसेस अलाइक. क्योंकि जो पुरानी सिचुएशन जैसा ही आइडेंटिकल सिचुएशन अब फिर से आ रहा है उसके सामने, कोर्ट के सामने, वो उसको डील कर रहा है उसी वे से जैसे उसने प्रीवियस सिचुएशन को डील किया था. जो डिसीजन लिया था, किस बेसिस पे डिसीजन लिया था, तो वो नए केस में भी ले रहा है. तो ये प्रेसिडेंट. तीसरा है जुडिशियल डिसीजन, वो भी इम्पोर्टेंट है. इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स order covered up Hinduism. Modern source of law in Hinduism. Modern source of laws in Hinduism is judicial decision. ये जब मैंने आपको ये सारे बताया एंशिएंट सोर्सेज, फिर मैंने स्कूल्स ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म बता दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने आपको मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ इन हिंदुइज्म बताया. इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है फैमिली लॉ में. जैसे मैंने आपको हिंदुइज्म का बताया था, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, मुस्लिम लॉ में भी यही इंपॉर्टेंट है. सो इन मुस्लिम लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से. मुस्लिम लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन आपको रफली भी बता रहा हूँ. मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या है? हिंदू लॉ में एंशिएंट सोर्सेज थे, मॉडर्न सोर्सेज थे, इसलिए भी इस्लाम में भी एंशिएंट सोर्सेज है. एंशिएंट सोर्सेज ये क्या है? कुरान, इजमा, qiyas, and there is Quran, ijma, qiyas, and there is basis of use of hadith, or to use understanding of hadith and uses of hadith. And another one is Sunnah. Sunnah, that is also important. Quran, ijma, use of hadith, qiyas, and Sunnah. ये वैसे 4 फोर्सेज है, आप समझ लीजिए. इसमें ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था. ये 4 फोर्सेज है मुस्लिम लॉ के. और मुस्लिम लॉ जो है वो भी डिफर करता है शिया और सुन्नीज में. शिया का फैमिली लॉ जो है वो सुन्नी से बड़ा डिफर करता है, और उनके जो मॉडल सोचते हैं वो भी हिंदुइज्म ये लॉ में जो मॉडल सोचते हैं वही वैसे ही सेम है. जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुडनेस, इक्विटी, जो हमने अभी हिंदू लॉ में समझा था, वो भी इस्लामिक लॉ में भी मॉडल सोर्सेज की बड़ी बेस है. मैंने आपको उनकी एक्सप्लेनेशन बता दी थी पहले भी. तो ये है. फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट जो हिंदू मैरिज एक्ट, कमिंग बैक टू हिंदुइज्म, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इसका क्या सिग्निफिकेंस? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस. सबसे पहली चीज इसने क्या करा था, मैं आपको कुछ रफली चीज़ें बताऊं जो हिंदुइज्म में है. मैरिज को जो गवर्न करते हैं उसने इसको स्ट्रेंथन किया. अब सिग्निफिकेंस क्या था इसका? सिग्निफिकेंस promoted monogamy.
सेकेंड था raised marriage age, marriageable age, or bridegroom and bride. और कितना किया था? 21 and 18. तीसरा इसने क्या था? मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट. मैरिज बाय कंसेंट. मैरिज बाय कंसेंट. ये इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रमोटेड मोनोगैमी. मोनोगैमी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन एन हिंदू मैरिज. क्या एक ही स्पाउस होने चाहिए. ये इसको प्रमोट की. ये था मैरिजेबल एज फॉर ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड, दैट इज 21 and 18 years. फिर हमारा जिसमें ये इसने एज रेज कर दी. ये सब कुछ क्यों हुआ था इसका आप समझ लीजिए. कॉन्सेप्ट ये था कि फाइट द सोशल इविल्स, बिकॉज सोशल इविल पहले प्रेजेंट होता था. चाइल्ड मैरिज था इंडियन सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में खासकर. तो इसको रेज कर दिया एज को, जिससे वैलिड एज बता दी ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड की फॉर मैरिज. तीसरा है मैरिज बाय कंसेंट. वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट ने बनाया, दैट इट शुड बी मैरिज बाय कंसेंट. सो आप ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करा सकती किसी के साथ. तो ये मैंने आपको ये रफली बता दिया है. ये फिर हम डिटेल और ठीक है, तो मैं आपको ये रफली आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस हिंदू मैरिज है. फिर उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कॉन्जुगल राइट ये आएगा आपका अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट. अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट. ये इसमें पूछ सकता है कौन सा सेक्शन इससे डील करता है. तो आपको आएगा 9 सेक्शन है उससे डील करता है. अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. सो ये क्या होता है? द कोर्ट में ऑर्डर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स if it thinks that the case which is brought forward has no legal ground for any divorce or no legal ground for the rejection of an application for that. So ये basically ये है that आपकी शादी को टूटने से रोक रहा है. Restitution of conjugal rights ये imply करता है that the spouse are, it is the order of the court. What is this? Restitution of conjugal rights. Word को देखो, restitution क्या है? तोड़ते हैं इस वर्ड को. जो रेस्टिट्यूट कर रहा है कौन कर रहा है? कोर्ट. इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दैट द स्पाउस शुड लिव विद द स्पाउस लाइक दैट ओनली, लाइक अ मैरिड पर्सन. बिकॉज ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर उसको लग रहा है कोई वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है कि कोई बात ही नहीं है जिससे इनको सेपरेट होना चाहिए. सो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इससे डील करता है. सो इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बेसिकली. इसमें आप याद रखिए what is this? It is an order of killing. क्योंकि अगर कोई बहुत ही माइनर सी बात है जिसपे कोर्ट को भी लगता है दैट इनका डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, तो उसको रेस्टिट्यूट करा कॉन्जुगल राइट्स. अब अगर वैलिड ग्राउंड्स भी है डाइवोर्स के और वैलिड मैरिज है, ग्राउंड्स और डाइवोर्स तो बहुत सारे होते हैं. अब वैलिड मैरिज का जब सवाल उठता है हिंदू लॉ में, अभी मैं आपको हिंदू लॉ का ही बता रहा था. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज अंडर हिंदू लॉ? सबसे पहली चीज है मोनोगैमी. और मोनोगैमी क्या होता है? एक शादी कर सकते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. इट इज बेसिकली द कोर एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ वैलिड हिंदू मैरिज. सेकेंड, there could be no
और marriageable age. Marriageable age मैंने डिस्कस किया था 18 and 21 for the bridegroom and 21 and 18 for the bridegroom and bride. नो लोग ऐसी जो किसी कितना आइडिया है दैट इज उसका मेंटल स्टेट ठीक होना चाहिए. सो ये मैंने आपको ये बता दिया दैट वो द कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज इन हिंदुइज्म आर दैट इक्वल. ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन है, मैंने आपको रफली 3 बता दी ओवरव्यू के लिए, तो बहुत सारी हैं. सो ये बेसिक एलिमेंट्री कंडीशन है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज. बहुत सारी है, वो मैं क्लास में जब पढ़ेगी आपको मैं समझा दूंगा, एक एक करके समझाऊंगा, मैं आपको रफी होगा. फिर उसके बाद ये सब कुछ करके हम देखेंगे मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे बता दिए हैं. नलिटी ऑफ मैरिज दैट इज सेक्शन 11. ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन में बता रहा हूँ हिंदू मैरिजेज एक्ट का. नलिटी ऑफ मैरिज ये आपको आता है, आ सकता है क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से हम करेंगे क्लास में. नलिटी ऑफ मैरिज का आपको बताता है सेक्शन 12 voidable marriages. Voidable marriages ये कोई क्राइटेरिया है दैट ये सब क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों है कि आपकी मैरिज का वैलिड ग्राउंड्स पर टूट सकती है. दैट यू कैन सीक अ डाइवोर्स, मतलब ये नॉट इवन सीकिंग अ डाइवोर्स, मतलब वो हो ही नहीं सकता. दैट इज इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फेयर मैरिज और a legal marriage. ये मैंने हमको स्ट्राइक किया होता है. फिर सेक्शन 13 है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइडेबल मैरिजेस क्या होता है, सेक्शन 12. इसके बारे में हम ये समझेंगे. वाइडेबल मैरिजेस को डिस्टिंग्विश करते हैं वॉइड मैरिजेस. तो ये आप समझ लीजिए, इसको कंपेयर कर रहा हूँ वॉइडेबल मैरिज को वॉइड मैरिज. वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 था. हाउ एम आई कंपेयरिंग इट विद अ वॉइड मैरिज? वॉइड मैरिज वर्सेस अ वॉइड मैरिज. सबसे पहली चीज ये आप देखेंगे वॉइड, नीचे से चलते हैं. वॉइड का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट feasible, that cannot happen, that should not happen. Void marriages क्यों हो रही है? जैसे अगर आपका प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी हुई, प्रोहिबिटेड डिग्री जैसे हिंदू लॉ में है जो डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, जैसे होता है द मैरिज बिटवीन द ब्लड रिलेशंस, सगा भाई बहन, तो वो वैलिड नहीं है, तो वो इनवैलिड मैरिज है, वो वॉइड मैरिज. अब हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे वॉइडेबल मैरिज. वॉइड मैरिज में आप याद रखिए सबसे पहली चीज, इट इज इलीगल एंड इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग. ये हो ही नहीं सकते. voidable marriages क्या होती है? voidable marriages are basically valid but then some criteria arises जिसकी वजह से उनकी feasibility possible नहीं है. that cannot help those marriages to sustain even though they were valid initially, but then something has happened, yeah, there is some criteria of the marriage due to which it cannot continue and it is not feasible it to get thrive or get continue. अब जैसे वॉइडेबल मैरिज है, उसकी एग्जांपल ये है, आप इमेजिन कर लीजिए कि देयर इज अ वैलिड मैरिज बिटवीन अ कपल, देन विद इन few days the spouse contracts a disease or such a thing that
does not allow that marriage to thrive. So you can say that it is a voidable marriage. Valid था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसकी वजह से उनको थ्राइव नहीं हो सकता वो मैरिज. So that is a voidable marriage. So there's a huge difference between void marriage and voidable marriage. ये बहुत important concepts है. ये आधे बच्चे से आते हैं. ये हो सकता है कोई डिजीज हो गई है स्पाउस को, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मैरिज थ्राइव नहीं कर सकती है. फॉर दैट मैटर मैं आपको बड़ी रफ एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ यू आर प्रमोटिंग द मैरिज बिटवीन टू पीपल हु वर in drunken state of mind, just imagine. So that is also voidable marriage, because you are not in their senses. तो ये सब concept क्यों आ रहा है voidable marriage, void marriage? For the sustenance of a marriage, for the valid ground to thrive in a marriage. Friend, ने आपको जो valid ground of marriage in हिंदू लॉ कहा था, सबसे पहले मैंने आपको उसका recap देने जा रहा हूँ. Monogamy. सेकेंड मैंने वो कहा था इसमें मोनोगैमी के बाद वैलिड एज और मैरिज. नो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नो lunacy, but again, not basically not any lunacy, basically only lunacy. ये मैंने आपको 3 ग्राउंड पहले बताए थे. अब इसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड भी बता रहा हूँ. जब मैंने आपको रिकैप इसका दिया ही है, तो ये रिकैप के साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ. नो प्रोहिबिटेड ऑफ मैरिज. And last is the pillar relationship. तो ये मैंने आपको बताया था void and voidable marriage के बारे में जब मैं आपको बता रहा था. तो इसी में ही मैंने आपको बताया था void marriages क्यों है, क्योंकि prohibited डिग्री है. तो मैंने आपको recap में एक्सप्लेन कर दिया prohibited डिग्री ऑफ मैरिज. और ये याद आपको आप किससे कनेक्टेड है? द मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन, जो हो ही नहीं सकता हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग. तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड. ऐसा बिदत रिलेशन नहीं होना चाहिए. तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ अ वैलिड मैरिज.